वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माहिन स्टूडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारे नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द एंग्लो सेक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसका स्पैन था 670 टू 1100। इसको हम इंग्लिश लिटरेचर का स्टार्ट कह सकते हैं क्योंकि ये सबसे पहला फेज था इंग्लिश लिटरेचर में। द अर्लीस्ट फेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड विद एंग्लो सेक्सन लिटरेचर ऑफ द एंगल्स एंड सेक्सन्स। तो ये जो थे एंगल्स और सेक्सन, ये दो ट्राइब्स थे, दो कबीले थे। तो इन्होंने ही इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत की थी मच बिफोर दे ऑक्युपाइड ब्रिटेन। सबसे पहले कि जब उन्होंने ब्रिटेन को ऑक्युपाई किया था, उस पर कब्जा किया था। इंग्लिश वाज कॉमन द नेम एंड टंग ऑफ दीज ट्राइब्स। जो इंग्लिश थी वो उनका कॉमन नेम था और कॉमन जुबान थी उन कबीलों की। बिफोर दे ऑक्युपाइड ब्रिटेन दे लिव्ड अलोंग द कोस्ट ऑफ स्वीडन एंड डेनमार्क। ब्रिटेन पर कब्जा करने से पहले ये लोग स्वीडन और डेनमार्क के किनारों पर रहते थे। एंड द लैंड विच दे ऑक्युपाइड कॉल्ड द एंगल लैंड। और जो ज़मीन उन्होंने ऑक्युपाई की थी वो उसको एंगल लैंड बोलते हैं, जो कि अब का मौजूदा इंग्लैंड कहा जाता है। दीज ट्राइब्स वर फेयरलेस, एडवेंचरस एंड ब्रेव, एंड ड्यूरिंग द लेटर ईयर ऑफ रोमन ऑक्युपेशन ऑफ ब्रिटेन दे केप्ट द ब्रिटिश कोस्ट इन टेरर। ये बेखौफ थे, एडवेंचरस थे, बहादुर थे। जब तक रोमन ने ब्रिटेन को ऑक्युपाई नहीं किया था तब तक इन्होंने ब्रिटिश पर कब्जा रखा। लाइक अदर नेशंस दे सेंग एट देयर फीस्ट अबाउट द बैटल्स, गॉड्स एंड देयर एंसेस्टर हीरोज। बाकी कौमों की तरह ये भी गाते थे अपने बैटल्स के लिए, गॉड्स के लिए, एंसेस्टर हीरोज के लिए। एंड फॉर सम फॉर चीफ्स वर आल्सो बार्ड्स। और जो इनके चीफ थे वो भी सिंगर्स थे या बार्ड्स थे। इट वाज इन दीज ऑफ सॉन्ग्स रिलीजियस wars and agriculture that English poetry began in the ancient Anglo-land while Britain was still a Roman province। ये सॉन्ग से ये बेसिकली रिलीजन पे मुबनी थे, वार्स पे थे, एग्रीकल्चर पे थे। तो मच ऑफ दिस एंग्लो सेक्सन पोइट्री इज लॉस्ट, क्योंकि सबसे शुरुआत का दौर था तो वहाँ पे लिखने का काम नहीं था, सिर्फ ओरली बोला जाता था जो उनकी लिटरेचर था। तो जो एंग्लो सेक्सन की ज़्यादा पोइट्री है वो लॉस्ट हो चुकी है। देयर आर स्टिल सम फ्रैगमेंट्स, कुछ पीसेज हैं जो बच चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल विडसित है, डिस्क्राइब कोटेंशियल कॉर्स विजिटेड इन इमेजिनेशन बाय अ फार वंडरिंग पोइट। फिर वाल्टर टेल्स हाउ वाल्टर ऑफ एक्विटाइन withstood a host of foes in the passes of the Vosges। The splendid fragments called the Fight at Fensburg deal with the some favorite theme of battle against fearful odds, and complaint of Dior describe the disappointment of a lover। तो ये थी जो उसकी माइनर हम पोइम बोल सकते हैं। जो उसकी फेमस पोइम थी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम ऑफ दिस पीरियड इज बियोवुल्फ। बियोवुल्फ थी। बियोवुल्फ का जिक्र हम आगे बहुत जगह करेंगे। जो लिटरेचर है उसमें बियोवुल्फ बहुत ही ज़्यादा जानी पहचानी पोइम है, जिसके कुछ ही फ्रैगमेंट्स बचे हुए हैं, बाकी खो चुका है। इट इज़ अ टेल ऑफ एडवेंचर्स ऑफ बियोवुल्फ द हीरो हु इज़ अ चैम्पियन एंड स्लेयर ऑफ मॉन्स्टर्स। जो बियोवुल्फ था, ये जो पोइम है ये एक बियोवुल्फ नामी हीरो पे के एडवेंचर्स पर मुबनी है, जो कि स्लेयर ऑफ मॉन्स्टर था, मतलब कि मॉन्स्टर्स को कत्ल करने वाला था। The incidents in it are such as may be found in hundreds of other stories, but what makes it really interesting and different from later romances is that it is full of all sort of reference and allusions to great events, to the fortunes of kings and nations। जो इस पोएम की कहानी है वो बाकी जो पोएम्स है उनकी कहानी भी सेम है, लेकिन वो क्या चीज़ थी जिसने इसको मुख्तलिफ बनाया, वो थे इसके ग्रेट इवेंट्स। जो रेफरेंस दी गई थी, एल्यूजन दिए गए थे ग्रेट इवेंट्स के, जिसमें किंग्स और कॉम के बारे में बताया गया था। देयर इज़ दस एन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। आफ्टर द एंग्लो सेक्सन्स एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी, बाद में जब एंग्लो सेक्सन्स ने ईसाईयत को कबूल किया था, द पोएट्स टुक अप रिलीजियस थीम्स एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ देयर पोएट्री। तो वहाँ पे जो पोएट्स थे उन्होंने सब्जेक्ट के तौर पर जो था रिलीजियस थीम को चुन लिया था अपनी पोएट्री के लिए। इन फैक्ट अ मेजर पोर्शन ऑफ एंग्लो सेक्सन पोएट्री इज रिलीजियस। दर हकीकत जो एक बड़ा पोर्शन है एंग्लो सेक्सन पोइट्री का वो भी रिलीजियस था। द टू इम्पोर्टेंट रिलीजियस पोइट ऑफ एंग्लो सेक्सन पीरियड वर कैटमाउन एंड साइनवुल्फ।
जो दो अहम पॉइंट थे एंग्लो सैक्सन पीरियड के, उनमें से एक थे कैडमॉन, दूसरे साइनवुल्फ थे। कैडमॉन sang in series the whole story of fate of man from the creation and the fall to the redemption of the last judgment, and within this large framework the scripture history। जो कैडमोन था वो लिखता था या गाता था इंसान की किस्मत के बारे में, उनकी स्टोरीज थी कि वो कैसे बना, कैसे वो ख़त्म होगा और कैसे वो आखिरत के दिन उनको जवाब के लिए तलब किया जाएगा। एंड इसमें हिस्टोरिकल मजहबी स्क्रिप्चर्स भी मौजूद थे। साइन वुल्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेम पोइम इज़ अ क्राइस्ट। जो साइन वुल्फ था उसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम थी वो थी क्राइस्ट, metrical narrative of leading events of Christ's ministry upon earth, including his return to judgment, which is treated with much grandeur। जो साइन वुल्फ की ये पोइम थी क्राइस्ट, इसमें जो ईसा अलैहिस्सलाम थे उनकी ज़मीन पर नजूल के, फिर उनको जब वापस बुला लिया गया उस वक्त के, तो उन सब के बारे में लिखा गया है। तो आज की वीडियो ये इतनी ही है। हमने अब एंग्लो सैक्सन भी कर लिया, एंग्लो नॉर्मल भी कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम राइसेस को मद्देनज़र रखेंगे। होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट माय चैनल।